एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडलव सक्सेस। तो ये है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे ऑर्गन्स विद देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। किस तरह से इन्वायरमेंट से एयर हमारे लंग्स तक पहुंचती है उसका पूरा पाथवे हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। नाउ आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज। मतलब हमने O2 ले तो ली है, लेकिन अब वो O2 हमारे ब्लड तक कैसे पहुंचेगी और CO2 रिमूव हम कैसे करेंगे, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो यहाँ पर लिखा है कि ब्रीदिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच एयर मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ द लंग। ब्रीदिंग वो प्रोसेस होती है जिससे एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है और बाहर आती है। इट अकर्स ड्यू टू प्रेशर चेंजेस इनसाइड द थोरेसिक कैविटी एंड क्रिएटेड बाय रेस्पिरेटरी मसल्स। मतलब हमारे रेस्पिरेटरी मसल से जो प्रेशर क्रिएट करते हैं ना, उससे ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है। मतलब हमेशा ना एयर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक जाती है। मतलब जैसे किसी बलून में एयर भरी हुई है और हम उसे प्रेशर दे रहे हैं, तो वो जहाँ से प्रेशर देंगे ना, उससे निकलकर उस जगह पे जाएगी जहाँ पे प्रेशर कम है। इस तरह से एयर मूव करती है। अब ब्रीदिंग के ना 2 फेजेस होते हैं। एक होता है इंस्पिरेशन जिसे इनहेलेशन भी बोलते हैं, और एक होता है एक्सपिरेशन जिसे एक्सहेलेशन भी बोलते हैं। अब देखो, जब सांस अंदर गई है उस प्रोसेस को हमने बोला है इनहेलेशन और या फिर इंस्पिरेशन, और जब सांस बाहर आ रही है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सहेल करना, मतलब एक्सपिरेशन। और यहाँ पर मूवमेंट भी दिखाई दे रहा है। देखो, जब सांस अंदर जा रही है तो लंग्स का साइज़ बड़ा हो रहा है, और जब सांस बाहर आ रही है तो वहीं लंग्स का साइज़ छोटा हो रहा है। नाउ हम समझेंगे इंस्पिरेशन की प्रोसेस को, मतलब इनहेलेशन की। ये एक्टिव प्रोसेस होती है। इसमें मसल्स इन्वॉल्व होती है। डायफ्राम हमारी मेन मसल रहती है जिस पे हमारे लंग्स रेस्ट करते हैं। ये जो मसल दिख रही है ये हमारी डायफ्राम है, जो इंस्पिरेशन या एक्सहेल करते समय ऊपर नीचे होती है। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी इसमें इन्वॉल्व रहती है। इन्हेलेशन के टाइम क्या होता है अब वो समझेंगे हम। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो ऐसे फ्लैट हो जाता है। वो इस टाइप का रहता है ना हमारा डायफ्राम, वो थोड़ा सा इस टाइप से हो जाता है, मतलब फ्लैट हो जाता है और डाउनवर्ड मूव करता है। मतलब नॉर्मल सी बात है, जब डायफ्राम ऐसा था और जब हमने सांस ली तो वो ऐसा हुआ, मतलब इसने डाउनवर्ड मूव किया तो वो थोड़ा सा फ्लैट हो गया इस कर्व शेप से। और यहाँ पे हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और रिब्स जो रहती है वो अपवर्ड और आउटवर्ड निकलती है, मतलब बाहर की साइड रिब्स हमारी सारी आ जाती है। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि हम सांस अंदर की साइड ले रहे हैं और अंदर हमने एरिया बढ़ा दिया है, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर भी कम हो गया है। तो अब हमारी जो एयर है वो बाहर से अंदर की साइड आ जाएगी लंग्स के, क्योंकि अंदर की साइड प्रेशर अब कम हो चुका है क्योंकि हमने एरिया उसे ज़्यादा दे दिया है। और इन ही सब प्रोसेस का रिज़ल्ट रहेगा कि लंग्स हमारे एक्सपांड हो जाएंगे और एयर उनके अंदर फिल हो जाएगी। और नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम हम कम से कम 500 ml एयर अंदर एंटर कर सकते हैं लंग्स के, जिसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे एक्सपिरेशन की, जिसे हम एक्सहेलेशन भी बोलते हैं, जो कि पैसिव प्रोसेस होती है। तो जब हम सांस को बाहर की साइड छोड़ते हैं तब क्या होता है उसे समझेंगे। तो देखो, इनहेल में क्या हुआ था, हमारा डायफ्राम ना कर्व शेप का था, तो वो थोड़ा फ्लैट हुआ था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था।
अब इसमें जब हम एक्सेल करेंगे तो हम फिर से पिछली वाली पोजीशन में आ जाएंगे, मतलब जो पहले इनहेल के टाइम हुआ था उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब हमारा डायफ्राम यहाँ पे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, तो अब वो रिलैक्स हो जाएगा, उसकी पिछली वाली पोजीशन में आ जाएगा इस टाइप से, जिसे हम डोम शेप भी कहते हैं। और अब हमने सांस छोड़ दी है, तो हमारी जो बाहर निकली हुई रिब्स थी वो फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाएगी, मतलब डाउनवर्ड और इनवर्ड आ जाएगी, मतलब अंदर की साइड आ जाएगी। और क्योंकि रिब्स अंदर आ गई है तो अंदर का वॉल्यूम अब कम हो चुका है, तो थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा। और क्योंकि रिब्स वगैरह सब कुछ अंदर आ चुका है, तो अब जो अंदर का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा। और यही सब का रिज़ल्ट होगा कि हमारी जो अंदर की एयर है वो लंग्स के बाहर की साइड आ जाएगी। और जो नॉर्मल एक्सपीरेशन रहता है ना, उसे कोई मसल्स का इफ़र्ट नहीं चाहिए रहता है, क्योंकि ऑब्वियस है जब आपने सांस ली है तो वो छोड़ोगे ही सही, तो वो अपने आप ही निकल जाती है बाहर। मतलब ये पैसिव प्रोसेस रहती है, इसमें कोई मसल का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है ज़्यादा। ना यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन बताया गया है। ये हमने जब इनहेल किया तो देखो, ये इनहेल करते समय हमारा डायफ्राम नीचे की साइड आ रहा है ये, और एक्सहेल करते समय वापस से हमारा डायफ्राम उसकी एक्चुअल पोजीशन में ऊपर की साइड जा रहा है। तो ये प्रोसेस शायद समझ आ गई होगी आपको। अब हम आगे समझते हैं। अब किस तरह से प्रेशर चेंज होता है हमारी ब्रीदिंग करते समय उसे समझेंगे। तो जब हम इनहेल करते हैं तो लंग का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इनहेल करते समय सांस अंदर जाएगी तो उसे जगह चाहिए, तो लंग वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। अब लंग का वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, मतलब जगह बढ़ी है, तो उसके अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, ऑब्वियस है। और जब प्रेशर कम हो गया है और जगह ज़्यादा है तो एयर एंटर करेगी। तो ये हो गई हमारी इंस्पिरेशन वाली प्रोसेस। अब एक्सपिरेशन में इसका पूरा उल्टा हो जाता है, क्योंकि अब हमको सांस बाहर निकालनी है, तो वॉल्यूम ज़्यादा है तो अंदर आता है, लेकिन अब हम वॉल्यूम कम कर देंगे तो अंदर की एयर अपने आप बाहर जाएगी। लंग का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रही है, हम किसी चीज़ को ऐसे टाइट से चबद रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो रहा है और उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, तो एयर बाहर की साइड चली जाएगी। नाउ अब हम बात करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ गैस एक्सचेंज। तो मैकेनिज़्म ऑफ गैस एक्सचेंज होता है कि ऑक्सीजन जब हमारी ब्लड के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से बाहर की साइड आती है, इसे हम बोलते हैं गैस एक्सचेंज। ये हमारी एल्वियोलाई के अंदर होता है, क्योंकि एल्वियोलाई के पास टाइनी एयर सैक्स ऑफ लंग्स होते हैं। और जो हमारी एल्वियोलाई होती है ना, वो टाइनी बलून होती है, बलून जैसी होती है, जिसके ऊपर ढेर सारी मतलब थीन थीन कैपिलरीज उसके ऊपर लगी हुई होती है, जहाँ से एक्सचेंज होता है। और सिंपल सी बात है, देखो जो हम एयर इनहेल करते हैं उसमें बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, और जो हमारा ब्लड रहता है वो टिश्यूज़ की साइड से आया हुआ होता है, तो उसके पास वेस्ट मटेरियल होता है, मतलब बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो हमारी जो एल्विलाइज होती है ना, वो दोनों साइड के गैसेस को एक्सचेंज कर लेती है। O2 को हमारे ब्लड को दे देती है और CO2 को हमारे बाहर निकाल देती है। और ये जो प्रोसेस होती है ना, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ डिफ्यूजन, इसे समझेंगे अब हम। जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से गैस लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जाती है ना, अपने आप उसे डिफ्यूजन कहते हैं, जिसमें किसी एनर्जी की नीड नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम धुआं। तो धुआं जो रहता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं रहता है वो दूर दूर फैलता है, मतलब जहाँ पे कम धुआं है वहाँ की साइड जाता है, तो उसे कहते हैं डिफ्यूजन। या फिर परफ्यूम की स्मेल। नाउ
अब स्टेप बाय स्टेप हम गैस एक्सचेंज को समझेंगे। तो स्टेप 1, इसमें क्या होता है कि हमारी जो एयर रहती है ना वो एल्वियोलाई तक पहुंचती है। तो ये कब होता है इसे समझेंगे। तो जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन रिच एयर फिल्स विद एल्वियोलाई, मतलब हमारी एल्वियोलाई ऑक्सीजन से भर जाती है। तो हमारी एल्वियोलाई के पास हाई ऑक्सीजन हो जाती है और ब्लड के पास लो ऑक्सीजन रहती है। तो हमारी ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एंटर कर जाती है। अब वो एंटर कैसे करती है ब्लड में उसे समझेंगे। तो हमारी जो एल्वियोलाई होती है और ब्लड वेजल्स रहती है ना, उनके बीच की जो लेयर होती है, वॉल होती है, वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। तो हमारी जो ऑक्सीजन रहती है ना वो एल्वियोलस वॉल को पार कर लेती है, उसके बाद थिन मेम्ब्रेन में जाती है, उसके बाद कैपिलरीज पे जाती है और फिर आरबीसी पे जाके चिपक जाती है और फिर वहाँ से वो हीमोग्लोबिन पे अटैच हो जाती है और फिर वहीं से बन जाता है हीमोग्लोबिन प्लस O2, जिसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर हमारा ब्लड बन जाता है ऑक्सीजनेटेड, जिसका कलर हो जाता है ब्राइट रेड। नाउ अब ऑक्सीजन किस तरह से एंटर कर गई है ब्लड में वो समझ लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लीव करती है ब्लड को उसे समझेंगे। अब देखो, हमारा जो ब्लड रहता है ना वो बहुत सारे टिश्यूज़ के पास से आया हुआ रहता है। तो CO2 टिश्यूज़ से निकली हुई गैस रहती है, मतलब वो वेस्ट गैस रहती है। तो जब CO2 वाला ब्लड हमारी एल्वियोलाइज तक आता है तो हमारी एल्वियोलाइज के पास तो कम CO2 है, मतलब है ही नहीं, और हमारे ब्लड के पास CO2 बहुत ज़्यादा है। तो यही बोला था डिफ्यूजन की हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है ब्लड एयर। तो यहाँ पे हमारी जो CO2 है वो भी ब्लड से हमारी एल्वियोलाइज की साइड मूव करेगी। तो स्टेप 4 में CO2 रिमूव हो जाती है। तो ड्यूरिंग एक्सपिरेशन CO2 लीव लंग्स एंड गोज आउट, मतलब फिर CO2 हमारे एक्सपिरेशन के थ्रू बाहर की साइड निकल जाती है और O2 इंस्पिरेशन के थ्रू अंदर की साइड चले जाती है। ये दिख रही है हमारी एल्वियोलाइज, जिसके पास बहुत सारी पतली पतली कैपिलरीज है उसके ऊपर, जिसके थ्रू हमारा गैस एक्सचेंज होता है। नाउ अब हम बात करेंगे लंग वॉल्यूम्स की। जब हम सांस लेते हैं ना तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एयर होती है हमारी लंग्स के अंदर, और उस एयर को हम मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से, जिसे हम कहते हैं स्पाइरोमीटर। और अमाउंट ऑफ एयर को मेजर करने की जो टेस्ट होता है उसे कहा जाता है स्पाइरोमेट्री। और यहाँ पे ना 4 बेसिक लंग की वॉल्यूम्स होती है, जिसे अब हम समझेंगे। सबसे पहले आती है हमारी टाइडल वॉल्यूम, जो कि नॉर्मल वॉल्यूम होती है लंग की। जब हम नॉर्मली रेस्टिंग स्टेज में ब्रीथ कर रहे होते हैं ना, तब हम 500 ml एयर अंदर लेते हैं और बाहर की साइड छोड़ते हैं, जिसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखो, नॉर्मल ब्रीथ लेने के बाद हम जो ऐसा जानबूझकर सांस लेते हैं, मतलब और सांस लेने की कोशिश करते हैं, तो उसका वॉल्यूम 3000 ml होता है, कि मतलब हम 3000 ml तक एक्स्ट्रा सांस, मतलब एक्स्ट्रा एयर और ले सकते हैं बाहर से, जिसे हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद आती है हमारी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब हम जब नॉर्मल वॉल्यूम निकाल देते हैं, मतलब नॉर्मल एक्सपिरेशन कर लेते हैं, उसके बाद भी हमारे लंग्स के अंदर थोड़ी बहुत एयर बचती है, वो होती है 1100 ml। मतलब हम और भी जानबूझकर ज़बरदस्ती कर कर थोड़ी और एयर निकाल सकते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, उससे कहा जाता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर आती है हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम। अब जब हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर लेते हैं, उसके बाद भी थोड़ी बहुत एयर जो हमारे लंग्स के अंदर बच जाती है, वो होती है 1200 ml।
क्योंकि हमारे जो लंग्स रहते हैं ना, वो कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होते हैं। और ये जो एयर होती है हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम, ये एल्विलाई को ओपन रखने में हेल्प करती है और इसी की वजह से हमारे लंग्स जो रहते हैं वो कोलैप्स नहीं होते हैं। मतलब 1200 ml एयर हमारे लंग्स में होना ज़रूरी ही है। नाउ अब हम बात करेंगे सारी की सारी लंग्स से रिलेटेड डिसीज़ की। तो इसमें सबसे पहले आती है न्यूमोनिया, जो कि सबसे कॉमन भी होती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो एल्विलाइज होती है ना, उनमें फ्लूइड फिल हो जाता है, जिससे ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है। उसके बाद आती है ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें क्या होता है कि ग्रेन्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं हमारे अपर लॉब्स में लंग्स के। मतलब ऐसा लंग्स होते हैं तो ऊपर वाले जो लोब होते हैं ना, उसमें ग्रेन्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस या टीबी। फिर आती है COPD। जब स्मोकिंग करते हैं ना तो डैमेज हो जाता है हमारे लंग्स में, उसे बोलते हैं COPD। उसके बाद आती है एम्फाइजेमा, जिसमें जो एल्विलाइज होती है ना, उसकी वॉल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे सरफेस एरिया कम हो जाता है हमारे एब्जॉर्प्शन का, मतलब गैस एक्सचेंज का। और उसके बाद आता है लंग कॉलिप्स। मतलब इसमें क्या होता है कि सरफेक्टेंट कम होता है हमारे लंग्स में, मतलब हमारी एल्विलाइज में, तो लंग्स कॉलेप्स हो जाते हैं। फिर आता है डिस्पनिया, इसमें ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है। फिर आती है हाइपरवेंटिलेशन, इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करने लग जाता है, जिससे CO2 कम हो जाती है बॉडी में और जिससे डिजीनेस मतलब चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं। उसके बाद हाइपोवेंटिलेशन, जिसमें बहुत ज़्यादा धीरे ब्रीदिंग होती है, CO2 बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे एसिडोसिस हो जाता है। उसके बाद हिकअप्स, इसमें डायफ्राम है ना, वो सडनली ऊपर नीचे होने लग जाता है। ना ये पार्ट भी हमारा बहुत अच्छे से कवर हो गया, जिसमें हमने लंग्स मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्लिनिकल कोरिलेशंस देखे, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग देखा एंड मैकेनिज़्म ऑफ गैस एक्सचेंज देखा। और इसी के ही पार्ट 1 में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे ऑर्गन्स देखे थे विद देयर स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड लोकेशन। और पूरा की पूरा पाथवे और प्रोसेस देखा था कि किस तरह एल्वियोलाई तक हमारी एयर आ रही है इन्वायरमेंट से। और लंग्स की पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को हमने डिटेल में कवर कर चुका है। सो फाइनली इसी के साथ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से कवर हो चुका है। होप आप सबको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे विद नया इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप ब्रीदिंग।